नमस्कार, आरएनआई न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल ने पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर सांसद तक का हर फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना बैठूंगा, ना बैठने दूंगा की तर्ज पर उन्होंने सुस्त पड़ी प्रशासनिक निजाम को ललकारा ही, तो वहीं दक्ष रणनीतिकारी के साथ कुशल संगठनकर्ता के गुण से भी वो लबरेज सियासतदान है। तो आइए आज अनलॉक इंटरव्यू में मिलते हैं सांसद सत्यपाल सिंह बघेल से। उम्दा व्यक्तित्व, मृदुभाषी, दक्ष रणनीतिकार, कुशल संगठनकर्ता और साधारण कार्यकर्ता से सांसद तक का सफर तय करने वाले एसपी सिंह बघेल हर दौर के मास्टर कार्ड रहे हैं। चाहे यूपी में किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई भी विषम से विषम परिस्थिति हो, उस सभी का सामना कर उसे खुद के अनुकूल बनाने वाले सांसद एसपी सिंह बघेल राजनीति के बेहतरीन पैरोकार हैं। राजनीतिक इतिहास में बहुत सारे उतार चढ़ाव झेलने वाले एसपी सिंह बघेल एक दरोगा से सांसद तक का सफर तय कर चुके हैं। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह की सुरक्षा व्यवस्था में तैनाती हो या फिर बीजेपी से नाता जुड़ना ही क्यों ना हो, हर मकाम पर वो सफलता दर सफलता हासिल करते गए। आमूल-चूल दिक्कतों के साथ उन्होंने समय समय पर परिस्थितियों को देखते हुए और राजनीतिक दृष्टिगत सूझबूझ के साथ अलग अलग पार्टियों में रहकर भी कई चुनाव जीते और अपनी जनता के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। सांसद बघेल समाजवादी पार्टी से जलेसर से सांसद रहे। इसके बाद उन्होंने बसपा का दामन संभाला और बसपा से राज्यसभा सांसद का पद हासिल किया और फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। लोकसभा सीट आगरा से उन्होंने सांसदी जीती और कोरोना काल में जब तमाम जनप्रतिनिधि अपने घरों में बैठे थे, तब भी सांसद एसपी सिंह बघेल ने एक अनूठी पहल की और बघेल किसान मॉडल के रूप में पूरे आगरा शहर में बारी बारी से सैनिटाइजिंग कराने का बीड़ा उठाते रहे। इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी प्रशंसा पा चुके हैं। वो कहते हैं ना कि इरादे मजबूत हों तो फासले सारे कट जाएंगे, फिर चाहे सामने पहाड़ हो या फिर वक्त का तूफान हो। इस फलसफे को भी सांसद एसपी सिंह बघेल ने बादब सच कर दिखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले पुलिस सेवा में थे और आज आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट से सांसद हैं। जनता का प्यार उन्हें लगातार मिलता जा रहा है और वो प्यार इतना है कि हर बार वो बेशक दल बदल लें लेकिन वो प्यार नहीं बदलता। जनता का प्यार उन्हें बराबर शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाता जा रहा है। मेरे साथ हैं आगरा लोकसभा सीट से सांसद एसपी सिंह बघेल साहब। सर, आपका स्वागत है, लेकिन स्वागत के साथ ही मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। आपकी शुरुआत जो थी एक पुलिस सेवा में दरोगा के रूप में थी। दरोगा से सांसद का सफ़र आपने तय किया है, तो इस सफ़र के बारे में हमारे चैनल के द्वारा जनता का हर नौजवान जानना चाहता है कि ये सफ़र कितना कठिनाइयों भरा रहा और कैसे कैसे मोड़ आए आपको एक दरोगा को सांसद तक पहुँचने के लिए। जी, एक्चुअली जब मैं पुलिस में गया था तो MSc करके गया था। बाद में मैंने लॉ की और PhD में रजिस्ट्रेशन कराया। तो उच्च शिक्षा सेवा आयोग में वैकेंसी आई, डिग्री कॉलेज में लेक्चरर की थी। उसमें मैंने फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन हो गया, आगरा कॉलेज मिल गया। तो जब आगरा कॉलेज ज्वाइन किया तो पुलिस में 16-18 घंटे हर कोई काम करता है और यहाँ उतना काम नहीं रहता है। तो और ये एडिट कॉलेज का आदमी चुनाव भी लड़ सकता है बिना इस्तीफा दिए। जी, तो ये सफ़र इसलिए शुरू हुआ कि अगर पुलिस में रहता तो आप राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन विश्वविद्यालय और एडिट कॉलेज के
स्टाफ या लेक्चरर हों या प्रोफेसर हों या प्रिंसिपल हों, चुनाव लड़ सकते हैं। तो मैंने आगरा कॉलेज ज्वाइन किया, इसके बाद राजनीति की थोड़ी शुरुआत की और उसके बाद सांसद हो गए। संसद जी, अन्य अगर बात करें श्रवण वर्ग की बात करें तो वहाँ पर सरकारी नौकरी में जाना, राजनीतिक वर्ग में जाना एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर बात करते हैं पिछड़ा वर्ग से, अनुसूचित जाति और जनजातियों से, तो वहाँ से इस तरह से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आप पहले सरकारी सेवा में आए, उसके बाद आप जो शोषित वर्ग है वहाँ से एक लीडर के रूप में निकल कर आए हैं, तो उस बारे में थोड़ा अपना बताइए। 2 प्रकार की परेशानी होती है इस वर्ग के। पहली बात तो ये पेट की लड़ाई लड़ते रहते हैं, भूख की लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो प्रथम प्रायोरिटी होती है कि कैसे भी रोज़गार का इंतजाम किया जाए, चाहे वो खेती करते हों या छोटा मोटा व्यापार या छोटी मोटी नौकरी से संतुष्ट होकर के, और अपने जीवन को सेफ करना चाहते हैं। तो रिस्क कम लेता है कमज़ोर आदमी और गरीब आदमी। दूसरी बात यह है कि जो समाज सोते हुए हैं या अलसाए हुए हैं या नॉन पॉलिटिकल हैं, तो राजनीति में ज़्यादा रुचि नहीं है। आबादी बड़ी है, उनकी संख्या बड़ी है, लेकिन जो मैंने कहा ना कि जो हमेशा अपने रिस्क नहीं लेते हैं और सेफ रहने के लिए बहुत अपनी सीमित रहते हैं, ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करना थोड़ा कठिन तो होता है, हालांकि उनकी आबादी बहुत है। राजनीतिक चेतना का अभाव था। तो मैं तो क्रम से देख रहा हूँ कि पिछले 30 साल में सबसे ज़्यादा राजनीतिक चेतना अगर आई है तो पिछड़ों में और दलितों में आई है, और वो एक वोट बैंक के रूप में भी उभर के आए हैं। और उनके लीडर्स को अगर मौका मिला है तो वो अच्छे प्रशासक भी हैं। उदाहरण के तौर से आप देख रहे होंगे कि कल्याण सिंह जी पिछले वर्ग से आते हैं, पिछले वर्ग में भी अति पिछले वर्ग से आते हैं। और अगर हम योगी जी से पहले का मुख्यमंत्रियों की तुलना करते हैं तो हम कल्याण सिंह जी को नंबर 1 पर पाते हैं। उनका काल उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग था, तो जबकि वो पिछले वर्ग से आते हैं। शिवराज सिंह चौहान को बहुत अच्छा सीएम माना गया है, वो भी ओबीसी से आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी के वो थे। तो मौका मिलता है तो प्रतिभाओं की कमी ऐसे वर्ग में नहीं होती है, लेकिन ऐसे वर्ग के नेताओं को राजनीति करने में इसलिए कठिनाई होती है कि सबसे पहले उनको अपने समाज को जगाना पड़ता है और वर्ग को जमाना पड़ता है, और ग्राह्यता देर में उनकी स्वीकार की जाती है, लेकिन वो अपनी मेहनत से और जिंदा रहते हैं पॉलिटिक्स में। मैं वही कहना चाहूँगा कि जिंदा रहने के लिए भी किसी न किसी का एक मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो आप किसको देखते हुए आगे बढ़े थे? नहीं, मैंने तो अपना रास्ता खुद बनाया। किसी की नकल करना फिर हमेशा आप टाइप्ड हो जाते हैं। गुरु के रूप में भी व्यक्ति निकल के आते हैं। बहुत लोग गुरु हैं, गुरु भी एक संपूर्ण नहीं होता है। तो जहाँ से जो चीज़ अच्छी मिली उसको स्वीकार किए, और जहाँ कुछ कमी महसूस की है उसको अंगीकार नहीं किया। मैं तो राजनीति में लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इससे अच्छी राजनीति का कोई तरीका नहीं है। दूसरा ये है कि सतत संपर्क जनता से रहना चाहिए, सतत क्षेत्र में जाना चाहिए और उनके दुख सुख में हमेशा खड़े रहना चाहिए, और गैर विवादित राजनीति करना चाहिए। ये फैक्स, फ़ोन, ग्रुपबाजी, गुटबाजी, चुगली, चमचागिरी, इसकी जगह आप अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों की सेवा करें। तो नदी बहुत टेढ़ी मेढ़ी चलती है ना, तो बांध बना दिया जाता है, ठीक है, उसको रोका जाता है। नहर सीधी चलती है तो उस पर ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो मैं तो नए बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि जितना समय बर्बाद करते हैं निगेटिव पॉलिटिक्स में, उससे स्वयं का मन खिन्न होता है और कहीं ना कहीं वो लौट के आता है। इसलिए पॉजिटिव हमेशा बहुत दूर देख के और एक रास्ता बना कर के, एक उद्देश्य बना करके, और उसके लिए अपना तन मन और वचन तीनों लगा के मनसा वाचा कर्मणा राजनीति को करना चाहिए। और राजनीति को कभी व्यवसाय नहीं सोचना चाहिए। इसमें 100% फ़ायदा है और 100% नुकसान है। इसमें बीच का नहीं है कि इलेक्शन में कितना खर्च हुआ तो कितना वापस आएगा। ये एक सेवा है, लेकिन ये दुनिया का सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है। और मैंने महसूस किए हैं, 3 बार लोकसभा में रहा, इस बार 4थी बार लोकसभा में हूँ, राज्यसभा में रहा, उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, तो ताले खुलते हैं। जंग लगे हुए ताले खुलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपके साथ फॉलोइंग है, आपके साथ एक बड़ा जनसमुदाय है
आपके पास वोट है और वोट ट्रांसफरेबल है और ट्रांसफ़र करने की क्षमता आप में है तो राजनीति में कभी अपमान नहीं होगा आपका। चुनाव आप हार सकते हैं लेकिन राजनीति कभी वोट बैंक वाला नेता राजनीति नहीं हारती है। इलेक्शन तो अलग बात होती है। अब मैंने 3 बहुत तगड़ी कुश्ती बांध ली लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि बहुजन समाज पार्टी ने जब उन समय उनकी मित्रता समाजवादी पार्टी से नहीं थी और जानी दुश्मनी थी, अखिलेश यादव के सामने लड़ने लायक मुझे तब समझा गया जब उनके पास 40 लोगों की कैबिनेट थी। उनके पास दिग्गज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, सिंचाई मंत्री, बिजली मंत्री, इरिगेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्री, इसी मंडल में फिरोजाबाद से मैं लड़ा था। इसी मंडल में 3-4 टॉप कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे लेकिन उनको छोड़ते हुए बाबू सिंह कुशवाहा को या नसीमुद्दीन को या सतीश मिश्रा जी को या जयवीर सिंह फिरोजाबाद, जयवीर सिंह अलीगढ़, रामवीर उपाध्याय, ये सब हमारी कमिश्नरी के, और चौधरी लक्ष्मी नारायण, ये सब हमारी कमिश्नरी के बीएसपी के कैबिनेट मंत्री थे। तो आज अगर मुझे भाजपा ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए लोकसभा लड़ाई है तो बहन जी ने उस समय कैबिनेट मंत्री रहते हुए जो लंबी फहरिस्त मैंने दी है इसमें से किसी को अखिलेश के सामने क्यों नहीं लड़ाया। हार जीत जो भी रही हो लेकिन मुझे अपनी ये लगने लगा कि आज देश की एक बड़ी पार्टी बीएसपी थी और उस समय सत्ता में थी और पूर्ण बहुमत की थी, उसकी निगाह मेरे पे जाके टिकी कि अखिलेश को मैं टक्कर दे सकता हूँ। इसके बाद अखिलेश ने इस्तीफा दे दिया, बाई इलेक्शन हुआ। तो जब एक आदमी 3 महीने पहले मैं चुनाव लड़ा हूँ तो 3 महीने बाद रिपीट नहीं होना चाहिए था लेकिन उनको ये पता होगा कि शायद मेरे से अच्छा डिम्पल यादव से कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक आदमी को इलेक्शन लड़ाया गया और बाई इलेक्शन भी उसी को लड़ाया गया। तो ये थोड़ी कुश्ती तगड़ी बन गई थी, हार जीत जो भी रही हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब आंधी चल रही थी तो मैं फिर मोदी जी का और उस समय अमित शाह जी प्रभारी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बड़ा घराना है सैफी परिवार, उसके सामने फिर फिरोजाबाद से अक्षय यादव के सामने लड़ने लायक मुझे समझा गया। तो समाजवादी पार्टी ने जलेसर जैसी लोकसभा जिसके नीचे सभी एमएलए गैर सपा के थे तब मुझे लड़ाया गया। बसपा ने मुझे अखिलेश से लड़ाया, डिम्पल से लड़ाया और भाजपा ने अक्षय यादव से लड़ाया। तो अगर क्षेत्रीय दलों में देखा जाए तो वो एक बड़ा परिवार है, उसके घर के 3 लोगों के सामने मैं चुनाव लड़ा हूँ। तो लगा कि ये मुझे लगा हार जीत जो भी हो लेकिन एक तीनों राष्ट्रीय दलों ने मुझे इस लायक समझा और 2 दलों ने तो सेफी से लड़ने लायक समझा। तो ये एक सौभाग्य की बात है। सर आपने समाजवादी पार्टी से शुरुआत की, उसके बाद बसपा और अब बीजेपी में है, तो क्या माना जाए जिस तरीके से समय बदला इसलिए पार्टी बदल दी गई या फिर जनता के हित में आपने ये फैसले लिए? नहीं, मेरे साथ एक बड़ी कहानी है कि मैं 12th पार्लियामेंट, 13th पार्लियामेंट और 14th पार्लियामेंट लगातार हैट्रिक मारी थी मैंने जलेसर से समाजवादी पार्टी से। और उस समय समाजवादी पार्टी के पक्ष में कोई माहौल नहीं होता था, गठबंधन भी किसी से नहीं था। दूसरी बात है ये आगरा कमिश्नरी की 7 लोकसभाओं में 6 भाजपा जीतती थी, 7वीं में सपा से जीतता था और एक बार काट की हड़िया एक बार चढ़ती है, 3 बार नहीं चढ़ती। मैं 3 बार जीता। फिर जलेसर लोकसभा नए प्रसिमन आयोग ने लोकसभाओं में बांट के उसका कुछ हिस्सा आगरा, कुछ एटा, कुछ फिरोजाबाद, कुछ हाथरस, कुछ मथुरा भेज के समाप्त कर दिया। तो स्वाभाविक बात है मुझे समय मेरी उम्र 48 साल थी तो मुझे चुनाव लड़ना ही था, 3 बार एमपी था। वो समाजवादी पार्टी ने मेरे फिरोजाबाद लड़ना था तो उसकी जगह अखिलेश को लड़ाया, उसके बाद डिम्पल को लड़ाया। तो अब राजनीति करना थी इसलिए मैंने नहीं पार्टी छोड़ी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। हाँ, ये एक बात मैं स्वीकार करूँगा और ईमानदारी से बोलना भी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने मुझे 6 साल के लिए राज्यसभा दी थी। ये भी देश की पहली घटना है कि एक एमपी रहते हुए मैं एमपी से इस्तीफा देके एमपी का चुनाव लड़ा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, किसी भी सूरत में भंग नहीं होती है, वो 6 साल चलती है। मेरे 3 साल हुए थे, 3 साल रहना था और कई बार लोकसभाएँ 16 महीने चली हैं, 13 महीने चली हैं, 27 महीने चली हैं, 13 दिन भी सरकार चली है। लेकिन उस समय में मोदी जी की प्रभावित होकर भाजपा की नीति सिद्धांत कार्यक्रम और देश को मोदी जी की ज़रूरत थी। तो ये भी देश की पहली घटना है कि एमपी हूँ और एमपी बन रहा हूँ। एक तरफ गोद का बच्चा है राज्यसभा जिसको मैंने छोड़ दिया और एक तरफ पेट का बच्चा था लोकसभा, और वो भी फिरोजाबाद, वो भी सैफी परिवार से लड़ना, वो एक रिस्क है। लेकिन मुझे भाजपा से मैंने कोई वो सीट नहीं मांगी कि जो बहुत सॉफ्ट हो। तो फिरोजाबाद के जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मेरे से पहले वाले चुनाव में
10,000 से भी कम वोट मिले थे। जी जी। उस वाली सीट को मैंने स्वयं चुना और एक टक्कर दी उन लोगों को। तो ये ज़रूर मैंने पार्टी छोड़ी है, बीएसपी मैंने छोड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी मैंने छोड़ी नहीं थी। आप तो 3 बार के एमपी को घर बैठाओगे तो आप स्वाभाविक बात है कुछ हाथ पाँव चलाओगे सर्वाइवल के लिए। जी सर, आपने जलेसर, फिरोजाबाद, टूंडला तमाम जगह से चुनाव लड़े और जीते। लास्ट में आकर 2019 में आपने आगरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और काफ़ी भारी संख्या से चुनाव जीता भी। ऐसे में एक वर्ष जो आपका रहा है आगरा की जनता के लिए, क्या आपसे डिमांड रही उनकी और आपने उन पर कितना खरा उतरते हुए उनको पूरा कर, आपकी जो उपलब्धियाँ रही, कार्य रहे आगरा की जनता के लिए, ज़रा जानना चाहेंगे। अच्छा, क्षेत्र नहीं बदला कभी। जी मैं ईश्वर से और अपनी नेता से केवल एक प्रार्थना करता था कि मैं जहाँ से एमपी हूँ मुझे वहीं की टिकट देते रहना। लेकिन जलेसर लोकसभा, मैंने बताया ना आपको, अब जलेसर इज़ नो मोर। आज बच्चे नेट पे देखेंगे तो जलेसर मिलेगी नहीं, तो स्वाभाविक बात है मुझे राजनीति करनी थी, इसलिए मैं फिरोजाबाद गया। लेकिन टूंडला असेंबली पार्टी ने मेरे को लड़ाई। टूंडला सीट के बारे में एक बात बता दूं कि 17 बार में 16 बार भाजपा हारी है। वो पहली बार 2 बार वो सीट निकली है, एक बार मेरे समय, एक बार और। तो वो भी क्षेत्र मैंने नहीं बदला, दल ने लड़ाया। और अब मैं अच्छा खासा कैबिनेट मंत्री था उत्तर प्रदेश की सरकार में, तो आदेश हुआ पार्टी का कि आगरा लोकसभा लड़ना है। ये भी बहुत कम घटनाएं ऐसी हुई हैं कि आपकी अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री 3 साल की बाकी हो और आप लोकसभा लड़ें, और लोकसभा तब लड़ें जब आप लोकसभा रह चुके हों, क्योंकि कई एमएलए वॉलंटरी एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं जिन्होंने लोकसभा नहीं देखी है। तो आगरा से पहले मैं 4 बार एमपी रह चुका था। लेकिन जब पार्टी का हुक्म होता है तो यहाँ फिर खुशी होती है कि दल ने अगर ये समझा है कि आप ही आगरा जीत सकते हैं तो फिर पीठ नहीं दिखानी चाहिए और अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री से मोह नहीं रखना चाहिए। वो ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, लाल बत्ती, जलवा जलाल नहीं। दल जिस लायक आपको समझे, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आपको उस लायक समझा जा रहा है कि आप ही यहाँ लड़ सकते हैं, तो पीठ नहीं दिखानी चाहिए, फिर छाती अड़ा के चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये तीनों जो क्षेत्र हुए हैं ये पार्टी के द्वारा लड़ाया गया जी। 1 साल की जहाँ तक उपलब्धि की बात है, एक्चुअली 9 महीने हम लोगों के निकले थे, तब तक ये वैश्विक महामारी आ गई। तो 3 महीने तो लॉकडाउन में ही निकले हैं। इस समय कोई ना निर्माण कार्य हो सकता है, ना विकास हो सकता है, ना पैसा रिलीज हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है इस 1 साल में मुझे उस लोकसभा का साक्षी रहने का अवसर मिला है जिसने धारा 370 और 35 समाप्त की है, जिसने 3 तलाक समाप्त किए, जिसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के हमारे जो अल्पसंख्यक हैं, वहाँ के हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, उनको भारत की नागरिकता देने के लिए काम किया है। राम मंदिर ट्रस्ट बना करके भविष्य में बहुत जल्दी प्रधानमंत्री के द्वारा भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। कोरोना के काल में जिस 3800 ट्रेनों के द्वारा प्रवासी मजदूरों को लाया गया है, 14,000 बसों के द्वारा उत्तर प्रदेश में उनको गंतव्य स्थान पर पहुँचाया गया है। 20 लाख करोड़ के पैकेज इसी साल में दिया गया है। एमएसएमई को उसका 35% दिया गया है। उसी के साथ गरीबों को 3 महीने का मुफ्त अनाज दिया गया है। लाखों की संख्या में राशन कार्ड बनाए गए हैं। जब तक राशन कार्ड नहीं हुई तब तक करोड़ों की संख्या में राशन किट दी गई है। उसी के साथ मज़दूरों को जो रजिस्टर्ड हैं उनको 3 महीने का एडवांस वेतन अथवा उनका पीएफ का 80% उनको दिया गया है। लॉकडाउन प्रधानमंत्री ने जब 550 पॉजिटिव थे, उससे दुगने आज आगरा में, तब पूरे देश में थे, लॉकडाउन कर दिया गया और एक वैश्विक महामारी को रोकने में प्रधानमंत्री ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। ये उसमें हमें रहने का मौका मिला। लेकिन 1 साल की ही उपलब्धि है, इसलिए निजी जो पैसा मिला उससे सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा जो भी है वो करने का प्रयास किया। लेकिन मुझे ये खुशी है कि इस 1 साल की लोकसभा के सत्र के दौरान जिन मुद्दों को लेकर के हम आगरा लोकसभा में जनता ने मांग की थी या लड़े थे, जैसे एयरपोर्ट, तो आपको पता होगा कि आगरा में 50 बोर्ड लगे हुए थे कि बेंगलोर से इस तारीख से एयर कनेक्टिविटी शुरू होगी, हैदराबाद से इस तारीख से होगी, जयपुर से इस तारीख को होगी, लखनऊ से इस तारीख से होगी, भोपाल से इस तारीख को होगी। लॉकडाउन ना होता तो कई राज्यों की राजधानी से हमारी सीधी सेवाएं, ये आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा था। जी जी। हाँ भाई, हवाई अड्डा तो 70 साल पुराना है, लेकिन यहाँ पर कोई फ्लाइट नहीं थी, वो हो गई थी। ये हाई कोर्ट की डिमांड की बात है। मैं सैद्धांतिक रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश का केंद्र बिंदु आगरा है, ना कि कोई दूसरा शहर है। और आगरा वंस अपॉन ए टाइम इस देश की राजधानी थी। अकबर जब इस
यहाँ रहते होंगे फतेहपुर सीकरी में, तो वो सुप्रीम कोर्ट थे। जी। तो जो शहर सुप्रीम कोर्ट रह चुका है वो हाई कोर्ट की खंडपीठ के लिए मांग रहा है। तरस रहा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे लिए। दूसरा यही है, हाई कोर्ट है, बैराज है, स्टेडियम है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं तो एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये प्रमुख मांग है। और ख़ास तौर से देहात में आलू किसान के लिए फूड प्रोसेसिंग का कोई बड़ी हो, उसके लिए भी हम लोग बोल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेरा 6वां कार्यकाल है लोकसभा, राज्यसभा और मिनिस्टर लगा के, लेकिन विगत 3 महीने में अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ काम के मामले में, कि जब सबका ये आह्वान था कि जो जहाँ है वहीं रहे। अगर मैं वहीं रहता तो आगरा शहर सैनिटाइज नहीं हो पाता। जी, मैं उसी में आना चाह रहा हूँ कि ये कोरोना काल की बात रहे, तमाम जनप्रतिनिधि थे वो अपने घरों में छुपे थे, या फिर कहते कि जिस तरह के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन एक आपके रूप में एक आदमी निकल कर आता है और वो जनता से, किसानों से आह्वान करता है कि आइए, ट्रैक्टर लेके आइए और जनता के बीच सैनिटाइज किया जाएगा। उसको बघेल मॉडल के रूप में एक नाम दिया जाता है। तो उसको लोगों ने काफ़ी सराहा, काफ़ी तारीफ की, और वो अभी तक चल भी रहा है। उस बीच के लिए मैं जनता के बीच में जो आपने एक अलग पहचान बनाई है आपकी, और शायद वो पहचान अभी भी लगातार चल रही है, लोग उसका कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो चीज़ नहीं हो पा रही है। बघेल किसान सैनिटाइजेशन मॉडल ने मेरे दूसरे कामों को बहुत दबा दिया। शुरू में हम और हमारे साथियों का ये उद्देश्य था कि जिन संस्थाओं पर ये जिम्मेदारी है, जो चुनाव लड़ते हैं सैनिटाइजेशन के नाम पे, फॉगिंग के नाम पे, कूड़े के नाम पे, कूड़ा प्रबंधन के नाम पे, सफाई के नाम पे, नाली के नाम पे, उनको जब देखा कि हम बहुत उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे संक्रमित हैं और जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं मुझे दिखाई पड़ी, तो मैंने तो ये इसलिए किया था कि वो सोती हुई संस्थाएं जाग जाएं, प्रशासन जाग जाए। तो ये हमारा कोई वो नहीं था, सांसद नहीं करता है, ना करता, किया हो तो मुझे एक भी नज़ीर दिखा दो पूरे देश में। तो क्योंकि इसमें एतमादपुर विधानसभा है जहाँ से मैं 4थी बार MP हूँ, तो वहाँ मैं एक ट्रैक्टर देखा करता था जिसमें किसान अपनी फसलों को कीटनाशक इस्तेमाल करता है, चाहे आलू हो, बैंगन हो, सब। बल्कि मैं शॉर्ट में कहूँ कि कोई भी फसल, कोई भी सब्जी, कोई भी फल और कोई भी फूल बिना कीटनाशक के स्प्रे के बिना हो ही नहीं था, पूरे देश में नहीं होता। तो वो अपना पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। हमें लगा कि हम उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव करें तो हम सैनिटाइज कर सकते हैं, और यही WHO ने कहा है सोडियम हाइपोक्लोराइट को 1% में करना है। तो 50 ट्रैक्टर हमने मंगाए तो 64 ट्रैक्टर आ गए थे। तो ऐसा हम 3 दिन करना चाहते हैं, केवल ऐसा करें जिससे लोग इसको अपना लें और जो रोती सोती संस्थाएं आ जाएं। और ये संसद का काम नहीं है और किसानों का तो बिल्कुल काम नहीं है। बिल्कुल एक प्राइवेट आदमी आगरा शहर, जहाँ पर आज की तारीख में 1000 से ऊपर पॉजिटिव हो चुके हैं, वहाँ अपनी जान जोखिम में वो डालें। लेकिन ये जो ट्रैक्टर को हम धरना रैली, प्रदर्शन रैली और नॉमिनेशन में बुलाते थे, उनसे अनुरोध केवल किया था। उनसे 22 साल पुराने संबंध हैं। उस इलाके से मैं 22 साल पहले MP हुआ था। सब लोग आए, हम लोगों ने सरकार, केंद्र, राज्य और नगर निगम का 1 रुपये खर्च किए बिना अपने संसाधनों से, अपने मित्रों की सहायता से ये 70-80 दिन सैनिटाइज काम को करने के लिए। उसमें 500 और 1000 लीटर की टंकी होती है, ट्रैक्टर होता है, डीजल खर्च होता है, इसमें ड्राइवर होता है, स्प्रे करने वाले लोग होते हैं। तो आगरा शहर को लगभग मैं महसूस करता हूँ जहाँ ट्रैक्टर नहीं पहुँच पाया हो, जिन गलियों में, उसमें हम माफ़ी चाहेंगे, अदरवाइज सैनिटाइज किया। इसके बाद केवल सैनिटाइजेशन से काम नहीं चल रहा था, तो लगभग 17,000 राशन कार्ड के फॉर्म मेरे इसी घर से खाली दिए गए, भरवा के मंगाए गए। इसके बाद DSO को दिए गए और उसमें हज़ारों की संख्या में बने। प्रतिदिन मैं राशन किट भी बांटने के लिए गया हूँ। अब 11 से 15 तारीख तक ये चल रहा है, तो प्रतिदिन हम अपनी 1 साल की सरकार की उपलब्धियों का पत्रक बांटने भी प्रतिदिन, जब कल मैं 12 बजे कहीं था, आज मैंने अखबार में पढ़ा कि 4 साल का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ा, बट हम 12 बजे पैदल चल रहे थे, 1 बजे भी पैदल चल रहे थे, 2 बजे भी, 3 बजे भी, 4 बजे भी, 8:30 बजे रात में इस कार्यक्रम को हमने दयालबाग में समाप्त किया। तो ये धूप, गर्मी, बरसात, पानी का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक काम और किया हम लोगों ने कि ISBT जाते थे, और आगरा में जितने भी, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के हर जनपद का आदमी आगरा में था, उनको हमने देवरिया, बलिया, बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर से लेके और झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन से लेके सुदूर पूर्व से लेकर के और इधर लखीमपुर पीलीभीत, माने उत्तर प्रदेश के हर ज़िले को आगरा से हमने श्रमिक को भिजवाने का काम किया। बसों को मैंने अपने हाथ से 47 बसों को सैनिटाइज करने का काम किया। राशन कार्ड बनवाए, राशन किट बांटी है, प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की है,
जो ऑब्जर्वर आए थे उनसे भी, नोडल ऑफिसर से भी, जिससे ब्यूरोक्रेसी भी एक तरफा मनमानी ना कर पाए। और इस दौरान 1 मिनट में 5 फ़ोन को भी अटेंड करना पड़ता है। तो जो भी बात होती है सैनिटाइजेशन के समय, तो 1 मिनट में 5 फ़ोन आते थे, हमारे गली करा दो, हमारा मोहल्ला करा दो, हमारा घर करा दो, हमारे यहाँ पॉजिटिव निकल आया है, हमारे यहाँ हॉट स्पॉट बन गया। तो ये 3 महीने हैं ना, ये 300 साल के बराबर हैं सेवा के मामले में। हालांकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हमारे सैनिटाइजेशन से कितने लोगों की जान बची है। जी जो मृत्यु हो जाती है वो इतिहास में दर्ज हो जाती है। इसका कोई बैरोमीटर नहीं है कि 38,000 सोडियम हाइपोक्लोराइड कंसनट्रेटेड 15% वाला हम लोग अभी तक आगरा शहर में छिड़क चुके हैं। मेरा पार्क ड्रमों से भरा हुआ है और लीटरों से हम लोगों ने नहीं लिया है। शुरू में मैं मांगता घूमता था, जिस भाव मुझे मिला। अब देखिए उस समय भी कुछ लोगों ने इतनी बदमाशी की है कि 5% वाला हमको 65 रुपये लीटर दिया, आज 15% वाला 35 रुपये में मिल रहा है लीटर। तो देखिए, जबकि मुझे पीना नहीं था, ना मेरी फैमिली को पीना था, ना मेरे मित्रों को, माने वो लोग हमको इतना महंगा दे रहे थे जिनके घर का सैनिटाइजेशन भी हमको ही करना था। खैर ये होता है, ऐसे समय भय भगदड़ और भ्रम होता है। कुछ लोग सोचते थे कि जीवन भर का कमाना हमको इसी समय है, तो वो है, हर प्रकार के लोग हैं। लेकिन मैं आगरा की चैरिटेबल सोसाइटी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने 50-50 हज़ार लोगों को भोजन कराया है, राशन किट बांटी है। तो ये इसमें हमें राशन किट पे भी, राशन कार्ड पे भी, श्रमिकों पर भी, कश्मीर के श्रमिकों को भिजवाना पड़ा। आपको याद होगा त्रिपुरा के लोग यहाँ फंसे थे, वहाँ की MP भौमिक ने मुझे फ़ोन किया तो उनके लिए एक बस करके उनको भिजवाने का काम किया। माने इस समय 24 घंटे में 18 घंटे काम मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन इस समय 18 सेकंड के लिए भी बाहर निकलने के लिए मना किया गया था, तो मैंने 18 घंटे किया। और ईश्वर की कृपा है कि हम लोग नेगेटिव हैं, स्वस्थ हैं, किसी को हमसे खतरा नहीं है। जी सर, कोरोना काल अभी भी लगातार चल ही रहा है, हालांकि थोड़ी राहत जरूर मिली गई है, लेकिन आगरा का तमाम व्यापारी, तमाम उद्योग लगभग बर्बादी की कगार पे आ चुका है। चाहे वो पेठा उद्योग हो जो आगरा की अलग शान है, जूता उद्योग हो जो पहचान है, जो पर्यटन नगरी है, जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग आपने अपील भी की है कि उसे किस तरीके से अगर खोल दिया जाए तो बेटर है, लेकिन वो आज आपकी तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें उभारा जाए, क्या व्यवस्था हो उनके लिए। सबसे पहले लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे जान बचाई जाए। टाटा का, रतन टाटा का ये मुझे वाक्य बहुत अच्छा लगा कि ये साल जान बचाने का है, घाटे और मुनाफे का नहीं। तो यहाँ से बात शुरू होनी चाहिए कि संक्रमण को कैसे रोकें। 70% आबादी ने एक नई परिभाषा बनाई है कि लॉकडाउन खुलने का मतलब है कोरोना ख़त्म हो गया, जबकि आप लोग भी जा रहे हैं, लॉकडाउन खुलने का मतलब कोरोना समाप्त नहीं है, लॉकडाउन खुलने का मतलब कोरोना और बढ़ गया। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा आप देख लेना, भविष्य बताएगा। अभी पीक बाकी है जी, क्योंकि टोटल अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। आप बाज़ार में जाओ तो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि कभी यहाँ कोरोना आया ही नहीं था, कभी लॉकडाउन हुआ ही नहीं है। एक सामान्य जीवन लोग जी रहे हैं और पहले से ज़्यादा भीड़ कर रहे हैं। इस 44-47 डिग्री टेम्परेचर में दोपहर में आप देखो कि बाज़ारों में किस प्रकार से भीड़ हो रही है। मैं फिर अपील करना चाहूँगा कि फिजिकल दूरी को बना के रखें, अपने को सैनिटाइज करें, संकेत मिलने पर अपना परीक्षण कराएं। और जो आपने कहा कि ये वैश्विक महामारी से दुनिया गुजर रही है, अब देखो इस दौरान तमाम लोगों की झगड़े बढ़ रहे हैं, गृह क्लेश हो रहे हैं, आत्महत्याएँ हो रही हैं, इवन मर्डर हो रहे हैं। अब मैं तो आशंकित हूँ कि क्राइम ना बढ़ जाए। अब आप देख लीजिए कि ATM का पहला केस सुन रहे हैं, पुलिस ने वर्कआउट कर दिया है। आज मैं 2-3 में सुसाइड पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि 40 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। 40,000 करोड़ केवल उत्तर प्रदेश में मनरेगा के लिए बजट रखा गया है, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव या पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से पूर्वांचल या बुंदेलखंड के लोग या हमारे ज़िले के लोग काम पे गए थे। अगर उनके गांव में कुछ साधन था वो गए क्यों थे? अब लौट के आएंगे तो गांव में कुछ नहीं है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने 40,000 करोड़ का मनरेगा का बजट रखा है। इस समय गाँव में मिट्टी का काम, तालाब खोदने का काम, खड़ंजे का काम, नाली का काम, सड़क का काम ये हो रहा है। और 180 रुपये बढ़ा करके उसको 202 रुपये कर दिए गए हैं। तो भूख से कोई नहीं मरेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की वजह से। और संक्रमण से मरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो 80 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड है, जिनको 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाना ना भूलें।